विद्यार्थियों, मैं सुषमा त्रिवेदी आज आपकी क्लास में लेके आई हूँ भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष का अर्थ होता है बोलना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको अपने मन के विचारों और भावों को कई बार व्यक्त करना पड़ता है। तो इसलिए भाषा की उत्पत्ति होना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि एक जो सांकेतिक भाषा है उसमें हम अपने मन के भावों और विचारों को सही तरीके से लोगों के सामने प्रकट नहीं कर सकते। भाषा के मुख्य रूप से दो रूप होते हैं। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। देखिए, इससे पहले हम देखेंगे भाषा की परिभाषा, कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। किसके द्वारा अपने मन के भावों का और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं हम लोग? भाषा के द्वारा। भाषा के रूप, भाषा के मुख्य दो रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है हमारा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का मौखिक रूप होता है। हम लोग कई बार टेलीविज़न में कुछ देख रहे होते हैं प्रोग्राम, या रेडियो में हम कोई समाचार सुन रहे होते हैं, या जैसे मैं अपने बच्चों को अभी पढ़ा रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। भाषा के मौखिक रूप को कथित भाषा भी कहा जाता है। फिर दूसरा है हमारे पास लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। जैसे इसके उदाहरण है कि जो समाचार पत्र हमारे घर में, सभी के घर में आप लोगों ने देखा होगा कि सुबह सुबह जो समाचार पत्र आता है वो लिखित भाषा का उदाहरण है, क्योंकि उसके अंदर पूरा जो समाचार है वो लिखा हुआ होता है। हमारा परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होता है वह भी एक लिखित भाषा का ही उदाहरण है। हम मार्केट से जो सामान खरीदने जाते हैं उसके ऊपर जो उस चीज़ का नाम लिखा हुआ होता है, प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ होता है, उसकी जो मूल्य लिखा हुआ होता है, वह भी भाषा का ही एक लिखित रूप है। इस प्रकार से हमारी दो मुख्य भाषाएं हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। इसके अलावा एक और भाषा होती है, वो है हमारी सांकेतिक भाषा। किंतु सांकेतिक भाषा का बहुत अधिक प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि सांकेतिक भाषा में हम अपने हर मन के भाव को प्रकट नहीं कर पाते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसका उदाहरण है कि ट्रैफिक पुलिस जो खड़े होती है वो अपने हाथों के इशारों से संकेत करके हमें रुकने का, जाने का संकेत करती है। जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चे शोर कर रहे हैं तो टीचर मुंह पे ऐसे उंगली रख के बच्चों को संकेत करता है कि कृपया आप शांत हो जाएं। यदि कोई बच्चा घर में भी कोई बदमाशी कर रहा होता है तो उनके बड़े लोग होते हैं या जो उसको मना करने वाले होते हैं, वो अपने आँखों के इशारे से उसको बताते हैं कि भाई तुम्हें ये कार्य नहीं करना है। तो ये हमारी एक सांकेतिक भाषा होती है, थर्ड भाषा जो है, किंतु उसका कोई विशेष अधिक महत्व नहीं है। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अब देखिए बोली। भाषा एक बहुत विस्तृत रूप होता है। भाषा का एक विस्तृत रूप होता है जो पूरे देश में, हमारे देश में बोली जाती है, उसको हम बोलते हैं भाषा। ये जो हिंदी है ये हमारी राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है, क्योंकि हमारे जितने भी राज के कार्य हैं वो सब हिंदी भाषा में ही होते हैं। और ये हमारी एक संपर्क भाषा भी है। हम किसी के साथ संपर्क जब स्थापित करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, भाषा का जो क्षेत्र है वो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। बोली। अब बोली देखिए, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, अर्थात प्रत्येक 4 कोस पर पानी का टेस्ट बदल जाता है, स्वाद बदल जाता है, और प्रत्येक 8 कोस पर जो भाषा होती है उसकी टोन में थोड़ा थोड़ा चेंज आता है। ठीक है, तो हर क्षेत्र की अलग भाषा होती है, तो क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। इसका क्षेत्र जो होता है बहुत लिमिटेड होता है, ये बहुत ज़्यादा दूर दूर तक नहीं बोली जाती है, थोड़े थोड़े क्षेत्र में भाषा का रूप बदलता रहता है। उसके बाद आता है हमारा लिपि। अब देखिए, क्योंकि जब भाषा है तो भाषा का एक मौखिक रूप है। जब हम बोलते हैं तो हमें और लिखते हैं, जो हम बोलते हैं उसको हम लिखते भी हैं। तो लिखने के लिए हमें क्या होता है कि कुछ निश्चित चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा की मूल ध्वनियों
को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को क्या कहते हैं हम लोग? लिपि कहते हैं। जैसे देखिए कि हमें क लिखना है, अ लिखना है, मान लीजिए हमें अ लिखना है या हमें क लिखना है, तो ये क्या है? कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं जिनके द्वारा हम अपनी भाषा को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये निश्चित किए गए चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। अब देखिए जो हमारी हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा एक संस्कृत भाषा है। इनकी जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। और उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी है। और इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लिपि जो है वो भाषा की मूल ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो निश्चित चिन्ह निश्चित किए गए हैं वो क्या है? लिपि है। अब देखिए हमारे पास लिपि चिन्ह भी हैं, हम भाषा को बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन भाषा का सही प्रयोग कैसे किया जाए? भाषा का सही प्रयोग करने के लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़े कि जिसके द्वारा हम भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम किसी शब्द को बोलेंगे कि मैंने नहीं किया ये काम, तो ये थोड़ा सुनने में हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इससे हमें साफ पता चल रहा है कि हमारे जो शब्द लिखे हुए हैं वह व्यवस्थित नहीं है। तो इसलिए हमें क्या है? व्याकरण की आवश्यकता पड़ी कि हम अपनी भाषा को व्यवस्थित रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो वह शास्त्र जिससे किसी भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने तथा बोलने के नियमों का बोध होता है उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने नहीं किया है यह काम, तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बोलूँगी कि मैंने यह काम नहीं किया है। तो ये सुनने में अच्छा लग रहा है, व्यवस्थित लग रहा है। तो बस व्याकरण का जो कार्य है वह यही है कि भाई वह हमें भाषा का सही प्रयोग करना, लिखना, बोलना का ज्ञान करवाए। ठीक है, तो ये है हमारा व्याकरण। अब देखिए बच्चों कि व्याकरण के अंग, अभी मैंने आपको बताया था कि भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके आधार पर हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? व्याकरण। तो अब व्याकरण के भी अंग हैं। व्याकरण के क्या है? अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या आता है कि जो हमारे वर्ण होते हैं जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ण, ये सारे हमारे क्या है? वर्ण हैं। तो उन वर्णों का स्वरूप, उनके भेद, है ना, और उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा वर्ण विचार के बारे में बताया जाएगा, वर्णों का स्वरूप बताया जाएगा, भेद बताया जाएगा और उच्चारण करने का तरीका आपको बताया जाएगा और उसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है वह भी बताया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है व्याकरण का अंग जो है वो है शब्द विचार। शब्द विचार में हम शब्दों के स्वरूप को पढ़ेंगे कि भाई शब्दों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे लिंग के द्वारा भी शब्दों का निर्माण होता है, जैसे स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। ठीक है, वचन, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, ये हमारा हो गया शब्दों के स्वरूप, लिंग और वचन। शब्द विचार के अंतर्गत हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्य की रचना, वाक्य की रचना भी कई तरह से होती है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना, और वाक्य के भेद, वाक्य के कितने भेद होते हैं, विराम चिन्ह आदि हमारे वाक्य विचार के अंतर्गत आते हैं। इन सब का मैं आपको अलग से पर्सनल वीडियो बना के आपको डालूंगी क्योंकि ये काफ़ी अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं हमारे। जब तक हम इनको क्लियर नहीं करेंगे वर्ण विचार को, तब तक हम लोग संधि नहीं समझ पाएंगे और हिंदी भाषा को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए आप लिखित भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? जो हमारी हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो वो है वर्ण। और वर्ण में जो लिखित जो होती है उसको बोलते हैं ध्वनि, और मौखिक होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? वर्ण। तो ये हमारा हो गया भाषा और व्याकरण का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मुझे कमेंट करें और अपना व्यू बताएं। धन्यवाद।